स्टडीज ट्रांसफर ऑफ हीट। हेलो। ईजी है, बराबर ध्यान दो, ज़्यादा रिवीजन का और ज़्यादा उसको पढ़ने का काम मत रखो। अभी इसे समझो यही फर्स्ट एंड लास्ट प्रिपरेशन है तुम्हारी, बस ये वाले यहाँ से पढ़ के गए कि डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए। अगर इस टॉपिक का अगर बुक में से लिया तो ऐसे लेवल पे ध्यान देके पढ़ लो, डायरेक्ट खत्म कर डालो आज ये चैप्टर को। तो ट्रांसफर ऑफ हीट में क्या हो रहा है ना कि देखो, अगर एक रॉड है ऐसा, इस रॉड है, मतलब मान लो मेटल रॉड है, कोई आयरन है, स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पर अगर मैंने हीट देना शुरू किया, यहाँ पर अगर मैंने हीट देना शुरू किया तो क्या होगा कि धीरे 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 हीट कंडक्शन होता है आगे आगे आगे, और थोड़ी देर के बाद ये वाला जो एंड है, लोहे की सलाख है मान लो एक, इसको भी हाथ लगाओगे तो गर्म लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ से हीट इधर कंडक्ट डेफिनेटली हुई होगी, इसलिए तो हो गया ना। सो ये हीट बोलते किसको है? पहले तो हीट यानी क्या है? जैसे कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक सोर्स ऑफ हीट एनर्जी मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पर मैं एक फ्लेम दे रहा हूँ, ये फायर दे रहा हूँ ऐसा। तो हीट वर्ड तब मतलब उसमें आता है, मतलब इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन सम काइंड ऑफ एनर्जी इज फ्लोइंग। जब हीट क्या होती है, मतलब एनर्जी क्या होती है, जब फ्लो होती है, जब क्या होती है एनर्जी फ्लो होती है, तब वो हीट आप फील करते हो, रियलाइज करते हो। लाइक जैसे कि देखो अपने रूम में का टेम्परेचर, अपने रूम में जो टेम्परेचर है वो आपको कब फील होता है? आप कब बोलते कि यार बहुत हॉट है आज तो, एकदम मतलब ज़्यादा गर्मी हो रही है, वो आपको फील कब होगा? अगर मान लो ये रूम में पूरा रूम बंद है और यहाँ पे एसी लगे हुए तो आपको गर्मी नहीं होगी। बट अगर एसी नहीं लगाए हुए हैं और अगर मेरी जो ये रूम है पूरी वो भी इंसुलेटेड है, कैसी है, मतलब ये रूम अगर इंसुलेटेड है तो यहाँ पे कितना भी क्यों हो, सनलाइट से जो आने वाली, वो अगर अंदर पहुँच ही नहीं पाएगी तो अब मुझे अंदर गर्मी फील नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं करूँगा मैं। मतलब हीट कब फील करते हो आप? जब वो फ्लो होती है। जब अगर आप फ्लो ही नहीं होगी एक जगह से दूसरी जगह तो आपको फील नहीं होगा। मतलब मान लो कि यहाँ पर हीट है, यहाँ पर एक्स्ट्रा टेम्परेचर है, बट वो आपको किसी और जगह पर तब फील होगा जब वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा। मतलब ये जो एनर्जी जब फ्लो होती है तब उसका एक्सपीरियंस हमें होने लगता है। गर्मी हमें कब होती है? जब बाहर की गर्म एयर अंदर फ्लो होगी तब। अदरवाइज बाहर अगर कितनी भी हीट अगर है तो भी अपने को फील तब तक नहीं होगी जब तक वो फ्लो होकर अपने पास नहीं पहुंचेगी। तो फ्लोइंग एनर्जी बोलते हैं हीट को। कौन सी एनर्जी? फ्लोइंग एनर्जी बोलते हैं। एक दूसरा एक उसका सिनोनिम्स याद रखो, उसका एक दूसरा वर्ड याद रखो, फ्लोइंग एनर्जी। जब वो फ्लो होती है तभी अपने को फील होती है। ये बेसिक को लेते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। भी देखो जैसे कि भी यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे सप्लाई दिया, इसका एनर्जी सप्लाई दिया, हीट एनर्जी का सप्लाई दिया, धीरे 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 ये आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती। यहाँ पे गर्म लगेगा, यहाँ पे गर्म लगेगा, फिर थोड़ी देर ये वाला भी पोर्शन गर्म आएगा। सबसे पहले ये गर्म आएगा, ये कंपार्टमेंट गर्म आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। कंपार्टमेंट बना लेता हूँ। कंपार्टमेंट क्यों गर्म आता है? क्यों गर्म आता है? क्या ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर होती है। मतलब जैसे कि मान लो ये जो फ्लेम है, ये जो फ्लेम है, ये जो फ्लेम है, ये जो अपने फ्लेम यहाँ पे लगाई हुई ये वाली, ये क्या ऐसी रेड वाली फ्लेम इसके अंदर घुसती क्या ऐसी ऐसी? मतलब ये जा रहा है ऐसा 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 ऐसा, ये फायर इसके अंदर, ये आग ऐसे ऐसे जा रही है अंदर, इसलिए गर्म होता है। क्या यहाँ पे पोरोसिटी है, यहाँ पे भी यहाँ पे पाइप है कि ऐसे ऐसे जा रहा है अंदर? सुनो क्यों गर्म आता है? पार्टिकल वाला याद आया, कभी कभी बताने में आया है शायद। इसका मतलब कंपार्टमेंट वाइज क्या होता है ना, जो भी सबसे पहले ये वाले सेक्शन को हीट मिलेगी तो यहाँ के पार्टिकल एकदम ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट होने लगेंगे, उनकी आरएमएस वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ के पार्टिकल फास्ट वाइब्रेट होने लगेंगे। जितने ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट होने लगेंगे मतलब वो ज़्यादा एनर्जेटिक है। उनके वाइब्रेशन के कारण बाजू का कंटेनर, बाजू का कंपार्टमेंट है, वहाँ के पार्टिकल वाइब्रेट, इनका धक्का इनको लगेगा डेफिनेटली, यहाँ के पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेट होने लगे, फिर इसकी वजह से यहाँ पे होने लगेगी, इसकी वजह से यहाँ पे होने लगी। मतलब हीट एनर्जी इनफैक्ट मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में आगे बढ़ रही है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस के फॉर्म में आगे बढ़ रही है। इसलिए फिर वो यहाँ के पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे गर्मी आएगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे पार्टिकल वाइब्रेट होने लगेंगे, जैसे जैसे स्पीड अप हो जाएंगे, तब वैसे वैसे ये वाला पोर्शन गर्म आएगा। क्योंकि डायरेक्टली तो कोई ये कि जो फ्लेम है वो तो अंदर घुसने वाली नहीं मटेरियल के, फिर आगे आगे गर्म होता क्यों जाता है मटेरियल? सोचने लायक बात है। तो पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण, जैसे पार्टिकल का वाइब्रेशन बढ़ेगा तो वो पोर्शन गर्म होता जाएगा, जहाँ के पार्टिकल वाइब्रेट होंगे वो गर्म होता जाएगा सिंपली। जैसे कि मान लो अगर ये लोहे की सलाख है, इसको टच करने के बाद मेरे उंगली को, मेरे फिंगर को क्यों वो गर्म फील होता है? क्या होता होगा फिर यहाँ पे? मान लो क्या होता है, यहाँ पे मैंने अगर वो फ्लेम पे रखा इसको, धीरे धीरे यहाँ के पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे, यहाँ के वाइब्रेट हो रहे, यहाँ के वाइब्रेट, अब ये भी वाइब्रेट हो रहे हैं। अब ये पार्टिकल इतने भयंकर स्पीड से वाइब्रेट हो रहे हैं और मेरे फिंगर नॉर्मल टेम्परेचर पर है, तो मेरे फिंगर के जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट नहीं हो रहे हैं, या हो भी रहेंगे, कितना होगा?
जितना भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, तो ये बहुत ही कम स्पीड से वाइब्रेट हो रहा है, बट जैसे मैं इसको टच करता हूँ तो क्या होता होगा, इसके वाइब्रेशंस मेरे फिंगर में आ जाते हैं, और मेरे फिंगर के अंदर जो भी मतलब टिश्यूज़ है, पार्टिकल्स है, वॉट एवर जो भी है, वो भी फिर इसकी स्पीड मेरे फिंगर के अंदर के टिश्यूज़ पार्टिकल्स को मिलती होंगी, वो भी वाइब्रेट होने लगते हैं, और वो इतने वाइब्रेट होते हैं कि उसकी वजह से वो फिंगर गर्म आता है, उसकी वजह से अपना फिर उंगली गर्म आ जाती है और जल जाती है। उसी तरीके से मुझे बता, आइस को टच करने पर क्यों सहन नहीं होता, थोड़ी देर के बाद एकदम ठंडा हो जाता अपना फिंगर, क्योंकि आइस को टच करने के बाद क्या होती होंगी एक्शन, फिर बताओ, आइस का टेम्परेचर कम है, मेरे फिंगर का इस बार ज़्यादा है, मतलब मेरे फिंगर के पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट हो रहे हैं, अंदर अभी भी वाइब्रेट हो रहे होंगे, और आइस के पार्टिकल बहुत ही नहीं के बराबर मतलब वाइब्रेट हो रहे होंगे। जब मैं इन दोनों चीज़ों को, ये मान लो आइस है भी, इसको टच करने पर क्या होता होगा, क्या होता होगा, मेरे फिंगर के अंदर के जो पार्टिकल्स है, जो ज़्यादा स्पीडअप है, ज़्यादा वाइब्रेटिंग है, तो उनका वाइब्रेशंस आइस को मिलता होगा, और वो वाइब्रेशंस आइस में शिफ्ट होते जा रहे, शिफ्ट होते जा रहे, शिफ्ट होते जा रहे, और मेरे फिंगर के अंदर के जो पार्टिकल्स है, उनकी वाइब्रेशन की स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, वो इतनी ठंडी पड़ गई कि इतना कम पड़ गया कि ये वाला जो इसका कूलिंग हो जाता है, फिर ये वाले पोर्शन का। मतलब एक प्रकार से आपको इतना समझना है कि वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स जितने ज़्यादा फास्ट रहेगा, उतना ज़्यादा वहाँ पे हीट डेवलपमेंट रहेगा, और जितना वाइब्रेशंस कम होगा, उतना हीट डेवलपमेंट कम रहेगा, या कूलिंग वहाँ पे रहेगा। ये एक बेसिक फंडामेंटल थोड़ा सा इस चैप्टर का मालूम रखना है। अब यहाँ पे कंपार्टमेंट अलग अलग, मान लो इसमें मैंने थर्मामीटर डाल दिए, इसमें मैंने थर्मामीटर्स डाल दिए, ऐसे थर्मामीटर्स डाल दिए, यहाँ पे फ्लेम लगाई मैंने इस एंड ए को, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर आपको पता है कि हीट यहाँ पे सप्लाई होना चालू हो जाएगा, हीट कंडक्शन होना चालू हो जाएगा। सबसे पहले इसको मिल रही है, सबसे पहले इसको मिल रही है, यहाँ के बारे में ज़्यादा वाइब्रेट होंगे, तो यहाँ पे धीरे 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 इसका थर्मामीटर का टेम्परेचर राइज होना चालू हो जाएगा। साथ साथ में आगे भी जा रही हीट, आगे भी जा रही, आगे भी जा रही, ये जैसे 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 ऊपर ऊपर जाएगा टेम्परेचर, और ये फास्ट 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 यहाँ तक पहुँच रहा होगा, उसके पीछे पीछे ये भी बढ़ 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 रहा होगा। मान लो इसको फ्लेम देने के जस्ट आफ्टर 5 सेकेंड्स क्या सिचुएशन रहेंगी, सबसे ज़्यादा किसने गेन किया होगा, पहले वाले ने, क्योंकि उसी का पार्ट आगे 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 जाने वाला है। सबसे पहले इसका हाई टेम्परेचर पे पहुंचेगा, फिर ये उससे थोड़ा कम, इससे कम, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये सब स्टेडी हो जाएंगे। तो फिर ये ग्राफ अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा कुछ बनेगा, स्टेडी स्टेट आ जाती है, स्टेडी स्टेट रीच हो जाती है। स्टेडी स्टेट क्यों आती है, क्योंकि एक समय ऐसा आ जाता है कि आप इसको जितनी अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो, देखो शुरुआत में क्या होता है बताता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने हीट देना चालू तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस पड़ रहा है, ये हाई टेम्परेचर है और ये लो टेम्परेचर है, तो हीट विल कंडक्ट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन, हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर। मान लो कि ये मान लो कि मैंने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा, और ये 0 डिग्री, मान लो कि इसको मैंने एक उबलते हुए पानी में रखा, उबलते हुए पानी में, ये उबलता हुआ पानी है, मतलब बॉइलिंग वाटर है, और इसको मैंने मान लो कि ये इसमें रखा, ये रॉक आइस, मतलब इसको आइस में रखा मैंने, तो ये ठंडा एकदम, कितना टेम्परेचर है 0, और ये कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो बताओ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर रीजन तक हीट कंडक्ट होगी, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर जा रही है, जा रही है, जा रही है हीट। और यहाँ पे मैंने मान लो बीच में थर्मामीटर डाल दिया, तो थर्मामीटर जैसे जैसा टेम्परेचर आगे आगे, मतलब हीट आई जैसे जैसे आगे जाए, थर्मामीटर भी राइज 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 हो रहा है, थर्मामीटर में राइज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हीट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, हीटेड होते जा रहा है, ये सेक्शन हीटेड होते जा रहा है, ये सेक्शन हीटेड होते जा रहा है। एक समय ऐसा आता कि ये कांस्टेंट हो जाता है, उसको बोलते स्टेडी स्टेट इज रीच नाउ। क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता, कभी फिर धीरे, ये बॉइलिंग वाटर अभी भी है, ये बॉइल हो ही रहा है, और ये ठंडा आइस भी वही है, मतलब हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर हीट जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, तो थर्मामीटर भी अपना राइज दिखा रहा था, दिखा रहा था, दिखा रहा था। एक समय आएगा कि वो थर्मामीटर राइज दिखाना बंद कर देगा और किसी कांस्टेंट जगह पे जाके स्टेडी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता होगा, तो ऐसा इसलिए हो रहा है यहाँ पे कि शुरुआत में क्या हो रहा है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, इधर का टेम्परेचर कम है। अब ये रॉड जो है, रॉड धीरे धीरे गर्म आने लगा, गर्म आने लगा, गर्म, रॉड का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री, धीरे 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 ये वाला पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब हीट सप्लाई ज़्यादा है, हीट सप्लाई का रेट ज़्यादा है, हीट सप्लाई का रेट ज़्यादा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर एकदम ज़्यादा और यह वाले पॉइंट का टेम्परेचर एकदम कम है, इसका एकदम ज़्यादा, इसका एकदम कम है। तो हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर तक हीट सप्लाई चालू रहेगा, चालू रहेगा, चालू रहेगा, और हीट सप्लाई का जो रेट रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। काय का रेट ऑफ सप्लाई ऑफ हीट, रेट ऑफ सप्लाई ऑफ हीट बहुत ज़्यादा रहेगा।
एज कंपेयर टू रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। अभी ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या है, क्योंकि यहाँ पे हीट लॉस भी हो रहा है धीरे धीरे धीरे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन प्रोसेस से हीट लॉस होते रहता है। मतलब जैसे कि ये लोहे का रॉड है, इसमें से एयर पार्टिकल भी हीट एब्जॉर्ब करेंगे, आजू बाजू का सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन। और नई कंडक्शन कभी कभी ना इसको क्या करते हैं ना, पूरा इसको मतलब इंसुलेटिंग कर डालते हैं। इंसुलेटिंग कर दिया मतलब एकदम थर्माकोल की शीट पीट आजू बाजू से लगा दी, बिल्कुल इसको स्वेटर पहना दिया पूरा, यानी अंदर की हीट बाहर न जाए, बाहर की हीट अंदर न जाए, ऐसा कर दिया मैंने इसको। उस केस में आप बोलेंगे सर अब तो कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बाहर का सराउंडिंग ही तोड़ दिया मैंने इसके साथ। अभी पता है ना, थर्मस के अंदर की कॉफी वैसे की वैसे गर्म रहती है, क्योंकि उसमें बाहर की हीट अंदर नहीं है, अंदर की हीट बाहर नहीं जाती, इंसुलेशन कर दिया। अब तो कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं होगा। लेकिन हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन को कोई नहीं रोक सकता, आपको मालूम है। हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन को मटेरियल मीडियम ही नहीं चाहिए ना। रेडिएशन इज अ प्रोसेस वेयर हीट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। उसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ही रेडिएशन होता है। गर्म चीज के अंदर से रेडिएशन प्रोसेस से हीट लॉस होगा या नहीं होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी में ये रहे, ऊपर का इंसुलेशन चाहे न रहे, इसमें हीट रेडिएशंस लॉस हो रहे हैं। अब यहाँ पे मान लो कि इसमें से, इस बॉडी में से हीट बाहर जा रही है इस रेट से, और हीट अंदर आ रही है इस रेट से। बताओ फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है, बिकॉज हीट गेन का जो रेट है वो कितना है, 4, और हीट लॉस का 2 पर सेकंड मान लो। heat is gained by the material with the rate of 4 per second and lost by the material with the rate of 2 per second. So कितने पर सेकंड का गेन हुआ? 2 का गेन हुआ। 4 का इनकमिंग है, 2 का आउटगोइंग है, तो फिर भी कितना बच रहा? 2 का फायदा हो रहा। टेम्परेचर थर्मामीटर में दिखा रहा है, फायदा हो रहा है। अब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर सेम होता आएगा। पहले ये 100 था, ये 0 था, फिर ये समझो 100 है, फिर ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसा करते करते कभी ना कभी तो ये 98 पे पहुंचेगा। अब जब ये 98 पे पहुंचेगा तो इसका और इसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? कम। अब टेम्परेचर डिफरेंस ही कम हो गया तो हीट फ्लो का रेट भी, जो ही धड़ाधड़ जा रही थी एकदम गर्म चीज की तरफ से एकदम ठंडी चीज की तरफ, वो अभी थोड़ी स्लो जाने लगेगी। मतलब ये रेट कम हो गया, और ये रेट जैसा ही कम होके कितना हो जाता है, वो लॉस जितना हो जाता है, रेट ऑफ लॉस एंड रेट ऑफ गेन क्या हो गया? सेम। तो जितना गेन कर रहा है ये वाला सेक्शन हीट, उतनी ही क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। तो थर्मामीटर का राइज होना बंद हो जाएगा। तो जब भी थर्मामीटर कांस्टेंट पे आ जाता है, उसका मतलब क्या रहता है, बैक ऑफ द माइंड तुम्हें पता होना चाहिए। थर्मामीटर जब बढ़ाते टेम्परेचर जब स्टेडी हो जाता है, उस वक्त क्या हो चुका रहता है? स्टेडी स्टेट इज रीच। एंड स्टेडी स्टेट इज रीच मतलब उस वक्त क्या हो चुका रहता होगा? रेट ऑफ सप्लाई ऑफ हीट एंड रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की वैल्यू मैच कर रही होंगी आपस में, और इसलिए वहां पे उसके बाद टेम्परेचर का बढ़ना बंद हो जाता है। इतना अगर पता है तो मैं अभी आगे चलता हूँ। ये चीजें कुछ लिखने की नहीं है, ये पहले पता होने की चीजें। अब उसके आगे एक्चुअल पार्ट पे चलते, इस चैप्टर में जो फार्मूला लगने वाला है उस पे चलते भी अपन आगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे सप्लाई अगर मैं देता हूँ, और ये रॉड है जिसका लेंथ L ले लेता हूँ मैं, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A ले लेता हूँ। ओके, और मान लो कि यहाँ पर एक चलो यहाँ तक ले लेता हूँ लेंथ। एक थर्मामीटर यहाँ पर है और दूसरा थर्मामीटर यहाँ पर है। इस थर्मामीटर में टेम्परेचर हमेशा ही ज़्यादा रहेगा और इसमें थोड़ा सा कम ही रहेगा, क्योंकि आगे हीट उतनी नहीं पहुँचेगी जितनी शुरुआत में यहाँ पहुँच रही, और यहाँ पे हीट जो है थोड़ी सी कम पहुँचते हुए स्टेडी स्टेट ऐसी आएगी। जब भी स्टेडी स्टेट आएगी यानी थर्मामीटर रीडिंग दिखाना बंद कर देंगे, हायर रीडिंग दिखाना बंद कर देंगे, तो ये ऐसा रहेगा। इस पे यहाँ पे रुक जाएगा, ये यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे है। उसको उतनी हीट नहीं मिली है स्टेडी स्टेट पे पहुँचते तक जितने पहले वाले को मिली, उतनी इसको नहीं मिली रहती है। तो चलो यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर है, यहाँ पे T1 टेम्परेचर है। इस प्रकार का ये रीच हो गया स्टेट, और इसकी लेंथ में L ले ले दोनों के बीच में। तो इसका फॉर्मूला हीट कंडक्शन का, अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड, यहाँ पे लिख लो फटाफट। डायग्राम बस एक ही बार निकालनी है आपको, इसी को पूरा चैप्टर पेपर घुमाते रहेंगे। अभी लिख लो, डायग्राम निकाल लो का फॉर्मूला बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B बोल देता हूँ मैं। A से लेके B तक कितनी हीट कंडक्ट हुई, इसका फॉर्मूला लिखना है। अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड फ्रॉम A टू B, अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड फ्रॉम A टू B, amount of heat conducted from A to B in time t,
चलो इसको ना कैसे लिखा जाता है, देखो Q हीट है ना, Q कितनी हीट कंडक्ट होगी वो डिपेंड करता है सबसे पहले इस पे मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। जैसे कि मुझे बताओ इसमें 1 लीटर पानी है, और देखो यही है ना, इतना 1 लीटर ही चाहिए दोनों। इसको यहाँ पे फ्लेम लगे, इसको फ्लेम दी, बताओ कौन सा पानी जल्दी गर्म आ जाएगा? सेकंड वाला, क्योंकि वहाँ पे इसको इतने से पोर्शन को हीट मिल रही, फिर इसके वजह से इसको गर्म हो रहा है, ये लेयर गर्म हो रही, फिर ये लेयर, जो लेयर गर्म होगी वो हल्की हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, वो नीचे आती है, हेवी लेयर ऊपर जाती है, हल्की लेयर नीचे आती है, हेवी लेयर ऊपर जाती है। कन्वेक्शन प्रोसेस, इसको बहुत टाइम लगेगा पूरा। इसको तो एक साथ इतना बड़ा पोर्शन गर्म आ रहा है, इतना बड़ा पोर्शन गर्म आ रहा है, मतलब जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रहेगा उतना हीट फ्लो का रेट ज़्यादा रहेगा, अमाउंट ऑफ हीट विल बी कंडक्टेड इन मोर क्वांटिटी एज पर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा है T1 माइनस T2, मतलब जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा उतना हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन कंडक्शन ज़्यादा रहेगा। दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा तो काय को हीट फ्लो होगी इधर से उधर, बट टेम्परेचर डिफरेंस जितना बड़ा हीट फ्लो उतना ज़्यादा। और जितना आप टाइम देंगे, अगर मैंने 5 मिनट के लिए पानी गर्म करने को रखा तो थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब करेगा, 10 मिनट के लिए लगा तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो जितना टाइम देंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, एक ही चीज़ है इनवर्स प्रोपोर्शनल, ये L, ये तो यहाँ से यहाँ तक हीट ज़्यादा पहुंचेगी, बट यहाँ से यहाँ तक हीट उतनी नहीं पहुंच पाएगी सेम टाइमिंग में। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स। इतना एक पक्का मालूम रहना चाहिए, कुछ खास तो डिफिकल्ट है नहीं। बोलो हीट कंडक्शन का है, हीट कंडक्टेड जो अमाउंट है वो क्या के ऊपर डिपेंड है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, टाइम जितना ज़्यादा दोगे, बट 2 पॉइंट में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फिर क्वांटिटी कम पहुंचेगी। देन इसके बाद लिखो Q इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे K आएगा कांस्टेंट, Ka T1 माइनस T2 इंटू T और अपॉन L, ऐसा। Where K is known as coefficient of thermal conductivity. K is known as coefficient of thermal conductivity. कभी कभी फालतू 5-8 क्वेश्चन पूछ लेते, कभी कभी ना पता है क्या करते, K का यूनिट डायमेंशन यूनिट ही पूछ लेते, K का यूनिट। अब K का यूनिट क्या करोगे, तैयार कर लोगे, यहाँ करो। K अगर का यूनिट तैयार करना है तो यहाँ पे K इज इक्वल टू मेरा QL, ये L ऊपर जाएगा, अपॉन A, ये टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा T बोलता हूँ, और T भी नीचे आ गया, QL अपॉन A T, डेल्टा T T। यहाँ पे ना मैं डेल्टा T के फॉर्म में पहले लिख ही देता हूँ ना एक बार, अप इंटू T अपॉन L। तो K का यूनिट क्या आएगा, QN क्या है, हीट एनर्जी यानी जूल, ये L यानी मीटर, QN हीट यानी जूल, एनर्जी है ना, हीट एक प्रकार की एनर्जी, एरिया यानी मीटर स्क्वायर, डेल्टा T यानी केल्विन, और टाइम यानी सेकेंड्स। आया ऐसे भी क्वेश्चन आया कभी, ये मीटर कैंसिल कर दो, फिर क्या बचा तुम्हारा, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड, ऐसा पढ़ते समय ऐसा पढ़ते उसको, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड, लिखते समय वो एक लाइन में पर ऐसा ऑब्लिक यहाँ पे नहीं लगाना है, और तो और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या होता है, सॉरी गलत लिखा मैंने, ऐसा, ये क्या होता है, जूल पर सेकंड यानी वैट, एनर्जी अपॉन टाइम यानी पावर, जूल पर सेकंड यानी वैट, एनर्जी अपॉन टाइम यानी पावर, पावर का यूनिट वैट, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट लिखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट?
कुछ नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी फार्मूला में ही बना पड़ा हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ये क्यू अपॉन टी और कुछ नहीं है, यानी फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्यू बाय टी कर दिया तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो गई, क्यू बाय टी कर दिया तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो गई। सो इसका आंसर है के ए डेल्टा टी अपॉन एल हो गया। बस भैया इतना ही हो गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी क्यू अपॉन टी। सो देखो यहाँ पे ना इस चीज को स्पेशली ध्यान रखना, इसका बहुत काम है। इसको ये कौन है पता है क्या? ये है, कभी पावर दिया रहा ना क्वेश्चन में, वो क्यू बाई टी की जगह डाल देना। तो आप बोलेंगे सर पावर दिया था समझा ही नहीं क्वेश्चन। पावर है ना क्यू बाई टी, पावर है ना एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम है ना क्यू बाई टी। क्यू बाई टी का फार्मूला बना और वो पावर कर दिया रहता। कभी बोलते कि रूम में हीटर लगाया है, ठंडी के दोनों रूम में हीटर लगाते हैं, अपनी वर्धा में नहीं लगाते ठंडी में भी, लेकिन कश्मीर में वगैरह बहुत ठंडी रहती है, वहाँ पे रूम हीटर्स रहते हैं गर्म वाले। जैसे एसी रहते हैं ना वैसे वहाँ पे रूम हीटर रहते हैं। अपने को एसी की जरूरत पड़ती है, उनको हीटर की जरूरत पड़ती है, तो रूम हीटर। उसमें बोलते कि इतने 10 किलोवाट का हीटर लगा दिया रूम में, तो ये 10 किलोवाट मतलब ये पावर। और तो और इसको और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इस क्वांटिटी को, उसको बोलते हैं, ये लिख के रखो, यस यहाँ तक लिखा भी आपने। अभी अपन इसके ऊपर के न्यूमेरिकल शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे। एक इंपॉर्टेंट चीज लिख कर दे देता हूँ। अच्छा अभी इधर देखो, पूछने लायक भी क्वेश्चन है, ईजी है, पर आपको नहीं तो फिर कभी कभी गड़बड़ हो जाती छोटी छोटी चीज़ों में भी, इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपको बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, अगर आपको बोला इतना है, तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट विल बी कंडक्टेड इन 5 seconds, then quantity of heat conducted in 10 या 5 सेकेंड, ऐसे टाइप का कुछ अगर कॉम्बिनेशन आया क्वेश्चन में, तो Q इज इक्वल टू क्या करोगे? देखो Q इज इक्वल टू क्या करो, टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड यानी क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इनटू टाइम, मतलब वही ना Q बाई टी इनटू टाइम। मतलब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हीट कंडक्टेड पर सेकंड। मुझे कितने सेकंड की निकालनी है? कुछ है नहीं बताने लाइक, बट कभी कभी ऐसे स्टेप्स आ जाते फिर आपको स्ट्राइक नहीं होता, इसलिए लिख कर दे रहा हूँ। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अगर दिया होगा आपको और बोलते होंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ अगर हीट इतना है तो 10 सेकंड में कितनी हीट कंडक्ट हुई, तो उसको 10 सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे या 5 सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे। ये एक पता करो, न्यूमेरिकल में जाने के पहले कुछ चीज़ें पता होनी जरूरी है, ये मालूम कर लो छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो आगे, अब इधर देख, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ने लायक इसमें है, करंट जो होता है वो Q बाई टी होता है, चार्ज अपॉन टाइम। करंट जो होता है डेल्टा V अपॉन आर भी तो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, I इक्वल्स V बाई आर, V इक्वल्स वाई आर, ओम्स लॉ। सो दिस I इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन रो एल बाई ए भी तो होता है। ओके ये पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है, रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रो एल बाई। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक करंट है, और ये थर्मल करंट यानी डेल्टा, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक करंट, थर्मल करंट यानी देखो ये होता है, ये Q बाई टी में ये Q कौन है, हाँ, और ये टाइम, वैसे ही ये क्या है, हीट, और ये टाइम। अब देखो थर्मल करंट जो है ये Q बाई टी के जगह थर्मल करंट, इसके जैसा लिखा मैंने इसको, अब इसके जैसा लिखो, अब इसके जैसा लिखो, इस फार्मूला जैसा। बताओ क्या करूं, इसके जैसा लिखो मतलब इसके जैसा लिखना है। इसमें डेल्टा V बाई आर आता, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस आता है, इसमें डेल्टा T बाई आर आता। डेल्टा T बाई आर है ना, साइड में बता रहा हूं। Q का फार्मूला बोलो क्या था, Q इज इक्वल टू K, एरिया जितना ज्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, टाइम जितना ज्यादा देंगे, लेंथ जितनी, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में। Q बाय T इज इक्वल टू K A डेल्टा T अपॉन L। सो Q बाय T यानी कौन सा करंट बोला मैंने इसको, थर्मल करंट इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन L बाई के ए।
डेल्टा टी अपॉन एल बाय के। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, बताओ ये डेल्टा वी है और डेल्टा टी है। करंट काय के कारण फ्लो होता है इलेक्ट्रिक वायर कंडक्टर में? वोल्टेज डिफरेंस के कारण। और हीट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं रहा तो हीट का को फ्लो होगी, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। इसके डेल्टा वी का काम इधर कौन कर रहा है? डेल्टा टी कर रहा है। इसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो इसको थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं फिर? ये वाले पार्ट को हियर एल बाई के ए को क्या बोलेंगे? थर्मल रेजिस्टेंस बोलेंगे। जैसे इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, वैसे इसको थर्मल करंट बोलते हैं, थर्मल करंट। बट उसका जो अपॉन वाला पार्ट है डेल्टा टी के अपॉन वाला, जैसा डेल्टा वी के अपॉन वाले पार्ट को अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं, वैसा डेल्टा टी के अपॉन वाले पार्ट को इधर क्या बोलेंगे? थर्मल रेजिस्टेंस बोलेंगे। आपको क्या करना है ना, इस चैप्टर की प्रॉब्लम इजी अगर करना होगा तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला। ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा आपको थर्मल रेजिस्टेंस का। एल बाई के, जैसा रो एल बाई रहता है ना, जैसा रेजिस्टेंस का फार्मूला और ये थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला में क्या फ़र्क है? एल बाई ए सेम है, एल बाई ए सेम है, बस यहाँ पे रो है, यहाँ पे अपॉन में के है। यहाँ पे रो है, वहाँ पे अपॉन में के है। सब नोट कर लो अभी, बस इसके बाद सीधे अपन न्यूमेरिकल में जाने वाले हैं। अभी न्यूमेरिकल अपन लेते हैं, इसके ऊपर का फील आ जाएगी इस चैप्टर को पढ़ते समय। बोलता ही जाए करंट कंडक्शन अलग है और ये हीट कंडक्शन अलग है ना, और आपको पूरा लगेगा अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जैसी चीज़ें पढ़ रहे हैं इसमें। रो एल बाय ए और एल बाय के, रो एल बाय ए और एल बाय के। रो एल बाय क्या है? रेजिस्टेंस, और ये एल बाय के क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या था? डेल्टा वी अपॉन आर, और इसका क्या है? डेल्टा टी अपॉन आर, और आर का तो याद ही अभी अब हो गया होगा आपको, एल बाय के। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, ऐसे एक वैल्यूज के साथ ही लेता हूँ, एग्जाम क्वेश्चन है। ऐसे रॉड दिया था उसमें, ऐसे ये रॉड, ये है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये है पोर्शन 0 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे रॉड के लिए 1 मीटर का सेक्शन दिखाया है। यहाँ पर कुछ एक क्रॉस सेक्शन दिया है, इधर से ये 1 मीटर दूरी दिखाई है, इधर से भी ये 1 मीटर दूरी दिखाई है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी दिया हुआ है, वो वन दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन ये एरिया क्रॉस सेक्शन। और ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल का ना के दे रखा हुआ है, K1 वो दिया है 200। और ये जो मटेरियल है, ये कोई दूसरा मटेरियल है शायद, इसका K2 दिया हुआ है 100 है, 300 ऐसा कुछ तो भी है, 300 है। मैंने K के यूनिट नहीं लिखे, आप बता दोगे? Q इज इक्वल टू K के साथ शुरुआत होता है मरमला ने, K इज इक्वल टू QL आया था ना, QL अपॉन एरिया यानी मीटर स्क्वायर, ये टेम्परेचर यानी केल्विन था, और सेकंड्स T यानी टाइम। तो ये जूल को न्यूटन मीटर लिखा था, आई थिंक, हाँ जूल को न्यूटन मीटर बराबर है क्या? Q इज इक्वल टू क्या लिखा था? K डेल्टा T टाइम अपॉन L। तो फिर K का फार्मूला क्या आया था? QL अपॉन A डेल्टा T टाइम। तो Q यानी क्या? जूल, L यानी मीटर, ये मीटर स्क्वायर, ये केल्विन, और ये सेकंड, तो ये कैंसिल हो गया था। फिर आपका आया था जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड, जूल पर मीटर केल्विन सेकंड, या फिर वैट पर मीटर केल्विन। दोनों अलग अलग लिख देता हूँ जानबूझ के, दोनों भी आपके रिवाइज होते रहे। ओके, करना क्या है इस क्वेश्चन में? यह है क्वेश्चन तुम्हारा, एक रॉड है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, पूरा रॉड सेम क्रॉस सेक्शन का है, इसे 2 पार्ट में दिया 1 मीटर। इसमें इसका इतना 1 मीटर वाले पोर्शन में मटेरियल ये वाला डाला हुआ है, ये जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट अलग है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अलग है, तो अलग अलग मटेरियल पे डाले इसमें।
और उसमें बाद में क्वेश्चन क्या पूछ रहे, देखो, फाइंड टी नॉट, फाइंड टी नॉट एट स्टेडी स्टेट कंडीशन। ये है क्वेश्चन तुम्हारा, ये क्वेश्चन, फाइंड यस टी नॉट एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, इतना ही दिया। मतलब क्या, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो, पहला क्वेश्चन है, बाद में तो यूज टू हो जाओगे तो आगे के धड़ाधड़ करोगे आप। इधर से हीट देना चालू किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा इसको, गर्म उबलते वाले हुए पानी में रखा होगा शायद, इसको आइस में रखा होगा शायद दूसरा एंड, तो डेफिनेटली टेम्परेचर हीट विल स्टार्ट कंडक्टिंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर, जाना चालू करेगी, हीट चालू करेगी। इधर से दिखा देता हूँ मैं, ऐसे ऐसे जा रही, इधर ऐसे ऐसे जा रही हीट, ऐसे ऐसे जा रही, आगे भी जाएगी डेफिनेटली ऐसा। बट बाद में क्या बोल रहे हैं ना, फाइंड टी नॉट एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, मतलब स्टेडी स्टेट पे टी नॉट क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो थर्मामीटर डाला मैंने, तो पहले तो टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कभी ना कभी ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो ही जाएगा थर्मामीटर में का टेम्परेचर। तो जब वो कांस्टेंट हो जाएगा उस वक्त उसकी वैल्यू क्या रहेगी बोलते, तो इसका मतलब कांस्टेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या बताया हमने, क्यों कांस्टेंट होता, जितना हीट सप्लाई हो रहा है उतना हीट उसमें से बाहर निकल रहा है, इसलिए वो कांस्टेंट होता है। तो होता क्या नहीं, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट कब होता है, इधर से होने वाला सप्लाई और इधर से बाहर निकलने वाली हीट का जो मतलब रेट है वो जो सेम हो जाता है तब। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ हीट सप्लाई इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट रिलीज और लॉस्ट हीट लॉस, इनकमिंग रेट ऑफ हीट इज इक्वल टू आउटगोइंग रेट ऑफ हीट। तो बताओ क्या लिखो फिर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेट, क्यू बाई टी, यस क्यू बाई टी। सो वी हैव साइड में लिखता हूँ क्यू बाई टी इज इक्वल टू फॉर्मूला के ए डेल्टा टी, टी आ गया ना नीचे, अपॉन एल, ये फॉर्मूला है, लिखो यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो, लिखते क्या लिखेंगे, के ए डेल्टा टी अपॉन एल और इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ये K1, ये मटेरियल अलग है K2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, और फिर यहाँ पर पहले तो ये डेल्टा T1 अलग लिखना पड़ेगा, डेल्टा T2 अलग लिखना पड़ेगा, मतलब लेंथ भी सेम ही दी है, तो नो प्रॉब्लम। सो K है इसका 200, इसका K 200, एरिया को काटो, लेंथ को काटो, क्योंकि दोनों तरफ 1 मीटर दी, अलग अलग भी दी रह सकती है तो नहीं कटेंगी फिर बात। डेल्टा टी क्या करूं बताओ, पहले वाले का यहां से यहां तक का सप्लाई जिधर से आ रहा है 100 माइनस टी नॉट, जो निकालना है ना टी नॉट, तो 100 माइनस टी नॉट। याद रखो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, बहुत बच्चों को ये नहीं समझता है इसलिए उनके प्रॉब्लम्स नहीं बनते। इन दोनों में लगाया मैंने ये फॉर्मूला हीट सप्लाई वाला, तो 100 माइनस टी नॉट यानी ये 100 माइनस टी नॉट, ये हीट सप्लाई, और इधर हीट लॉस में क्या आएगा K2 300, और बोलो यहाँ पे क्या लिखो, अब इधर जा रही है, जा रही मतलब हायर टू लोअर जा रही है, यहाँ से आगे जा रही है, यहाँ तक आ रही, यहाँ से आगे जा रही, सो टी नॉट माइनस 0, यस हो गया, सॉल्व हो गया तुम्हारा। बताओ टी नॉट निकल जाएगा कितना रहा, 40, आ गया। अब इसी में ये क्वेश्चन जोड़ने की इतना ही पूछे, इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी लग रहा, ऑल्सो फाइंड थर्मल करंट और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये जो रॉड है उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालो बोलते, या थर्मल करंट, एक ही बात है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्यू बाई टी को ही क्या बोला मैंने, थर्मल करंट, ये निकालो बोलते, निकाल डालो।
क्या निकाले देखो, आई थर्मल, उसी को आप क्यू बाई टी बोलते हो। तो आई थर्मल है क्या, डेल्टा टी अपॉन वो रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, यानी क्या एल बाई के ए। थर्मल करंट यानी डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन आर रहता है ना, वैसा डेल्टा टी अपॉन आर यानी एल बाई के। या फिर इतना आपको नहीं तो ये इसका भी फार्मूला सबको आता है, क्यू बाई टी का ए डेल्टा टी, बराबर है, ए डेल्टा टी और ये के बाई मतलब यहाँ पे एल था, यही तो है, यही तो आया देखो, डेल्टा टी, ये के ऊपर गया के और अपॉन एल, ऐसा भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आपको इजी लगे। बट मैं आपको जानबूझ के इसकी आदत करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी करंट, थर्मल करंट का फार्मूला क्या है, तो डेल्टा टी बाई आर, आर यानी कौन सा रेजिस्टेंस, आर यानी कौन सा रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस यानी ये डेल्टा टी अपॉन एल बाई के वाला रेजिस्टेंस। तो अब ये फार्मूला जो मैं लगा रहा हूँ यार, मुझे बताओ ये यहां से यहां तक लगाओ कि यहां से यहां तक लगाओ। डेल्टा टी में टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0 लेके 100 माइनस, ये कितना इसका आंसर आया अभी अभी, तो 100 माइनस 40 लेके इसको लगाओ ये फार्मूला, या फिर 40 माइनस 0 लेके इसको लगाओ, क्या करो, कैसा करें? किसी को भी लगाओ, मुझे बताओ। ये सीरीज है, सीरीज में है ना दोनों, ये रेजिस्टेंस ही बोल रहे हैं ना अब इसको, ये रॉड का एक प्रकार का कौन है, रेजिस्टेंस है ना, थर्मल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस तो अलग अलग रहते, लेकिन करंट कैसा रहता, सेम ही रहता ना। सीरीज में करंट कैसा रहता, सेम रहता है, तो सेम ही जाने वाला, कोई भी लो, कौन सा भी पार्ट लो, लगाओ। चलो पहले वाले पार्ट को लगाओ, कोई फर्क नहीं, ए टू बी, ऐसा ए बी सी लिख डालो, ए टू बी बोल दो, ए बी एंड सी लिख दो और वहाँ पे लिख दो अप्लाई करेंगे करके थर्मल करंट फॉर ए टू बी लगा दो, ए टू बी के लिए लगा दो। फॉर ए टू बी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थर्मल करंट का फार्मूला डेल्टा टी अपॉन एल बाय के ए। सो डेल्टा टी कितना है, तो 100 माइनस 0 है, बराबर। डेल्टा टी ए टू बी में कितना है, ए टू बी में कितना है अभी 100 माइनस 0, 100 माइनस, सॉरी यार गलत लिखा मैंने, 100 माइनस 40 है, 100 माइनस 40 है, अपॉन एल कितना है 1, एल कितना है उतना, उतना एल देखो 1 मीटर, और उसका के कितना है 200, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 ही था। हाँ यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर का करो, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो आई थर्मल इज इक्वल टू 60 इंटू 200 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 4 भी ऊपर जाएगा। सो आई थर्मल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 टू ज़ा 12 एंड ये माइनस 1, 1 2 3 0 कट जाएंगे, यानी 1.2 आएगा। इसी को आप क्यू बाय टी भी बोल सकते हैं, उस थर्मल करंट को आप क्यू बाय टी, यानी उसका यूनिट पता है आपको, ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो गया, वैट पर क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब ये क्यू का फार्मूला जो था के ए डेल्टा टी टी अपॉन एल, तो ये इधर आ गया, तो हाँ अरे कुछ तो भी गलत किया मैंने, क्यू, अरे जूल पर, सिंपली जूल पर, ये क्या लिखा आपने, गलत किया है, के का यूनिट लिख दिया मैंने, ये क्यू बाय टी रेट ऑफ फ्लो है। प्लीज़ बता दे जाओ, कभी कभी पढ़ाने के फ्लो में कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं रहता है, बता देते जाओ। ठीक है, अभी देखो एक रूम का प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये वाला बहुत ही कॉमन। एक ऐसी रूम दी रहती है और इसके अंदर ना एक रूम हीटर रहता है, मान लो यहाँ पर एक रूम हीटर है,
ये रूम हीटर इसमें से हीट निकल रही है, इसका पावर दिया रहता है। रूम हीटर का पावर इस क्वेश्चन में आया था 10 किलोवाट। ये 10 किलोवाट का रूम हीटर है और ये दीवारें है पूरी 4 रूम की, और इसका थिकनेस जो है ना, ये दीवारों की थिकनेस दी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द वॉल लिख लो साथ साथ में, यही क्वेश्चन है तुम्हारा। थिकनेस ऑफ वॉल दी है, थिकनेस ऑफ वॉल कितनी दी है मुझे देखने दो। थिकनेस ऑफ वॉल की वैल्यू जो दी थी फाइंड, थिकनेस हाँ दी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ द वॉल दी है। और इसमें पावर मैंने कितना बताया, पावर 10 किलोवाट बताया। हाँ अच्छा, ये रूम जिस ब्रिक्स से बनी होगी ना, ये ईंटों से बनी होगी, ये रूम ईंटों से बनी होगी ऐसी। तो ये जो ब्रिक्स है ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट दिया है। अलग अलग मटेरियल का कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग रहता है। लाइक एक आधा मटेरियल का रॉड होगा, उसको यहाँ पे फ्लेम लगाओ फटाक से गर्म आ जाता। एक आधा मटेरियल जल्दी गर्म नहीं आता, यहाँ पे अपने फ्लेम लगाई तो ये जल्दी गर्म भी नहीं आएगा, बहुत देर तक आप इसको टच कर पाओगे। दूसरा कोई मटेरियल का फट से गर्म आएगा, जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत जल्दी गर्म आ जाते हैं। तो इस तरीके से ब्रिक्स का के दिया हुआ है, और ब्रिक्स का के रहता है, अपने को दिया रहता है, याद रखने की जरूरत नहीं है, उसका के कहीं ना कहीं दिया है इस प्रॉब्लम में। ब्रिक्स का के दिया 100 वाट पर एम के, ऐसा दिया हुआ ब्रिक्स के लिए। और एरिया ऑफ ईच वॉल इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि मीटर स्क्वायर है, वो देखना पड़ेगा, दिया हुआ पता नहीं, मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है इसका देखो, इसे बोल रहे अभी इतना सारा डेटा दिया आपको, ये सारा डेटा आपने लिख लिया, ये थिकनेस दी है, ब्रिक्स का के दिया हुआ है, हर वॉल का एरिया दिया हुआ है, इसके अंदर का जो हीटर है उसका पावर दिया हुआ है, ऐसा सब कुछ दिया हुआ है। अब बाकी इतना सब डायग्राम के साथ निकाल चुके होंगे, तो एक लाइन अभी लिखना है अभी आपको हियर, उसके बाद लिखो रूम टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस। Here room temperature is maintained at 25 degrees Celsius. Then find the surrounding temperature. Room temperature is maintained at 25 degrees Celsius. रूम के अंदर का टेम्परेचर कितने में मेंटेन करके रखा हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस। Then find the temperature of the surrounding. Then find the temperature of the surrounding. Find the temperature of the surrounding by considering that heat flow takes place through walls only. आपको हार्डली 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, कर सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। आपको निकालना है बाहर का, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो थिकनेस है वही तुम्हारा मतलब एज एल है, एज है मतलब 0.2 मीटर लेना पड़ेगा, उसको सेंटीमीटर का मीटर करके सारी चीज़ें आ गई। वॉल में से ही बाहर जाने वाली बोलती है, रूफ वगैरह कंसिडर नहीं करना है बोलते। हो सकता है रूफ एकदम इंसुलेटेड होगा ना, ऊपर से अंदर आती होंगी ना अंदर से बाहर जाती होंगी, और ये जो क्या बोलते हैं फ्लोर भी एकदम प्रॉपर होगा, सिर्फ जो दीवार है उसमें से हीट कंडक्शन हो रहा है। एरिया कितना लिया बताओ, एरिया इंटू 4 अरे 4 दीवारें है ना, 1 2 3 4, एक दीवार का एरिया कितना है, एक दीवार कितनी मीटर स्क्वायर की है, 150। ये वाली वॉल मान लो यहाँ से यहाँ तक, ये वाली 150, फिर ये 150, फिर ये 150, 100, ऐसे 4 साइड में ना, तो एरिया कितना हो जाएगा 150 इंटू 4। एरिया में गड़बड़ हो सकती थी बस तुम्हारी, बाकी कुछ नहीं इसमें होने लायक गड़बड़।
तो पावर है ना क्यू बाई टी होता है, एंड दैट्स फार्मूला इज के ए डेल्टा टी अपॉन एल। सो 10 किलोवाट के जगह मैं 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करूंगा। के प्रॉब्लम में ब्रिक्स का दिया था 100 इंटू एरिया लेना पड़ेगा 4 इंटू 150, डेल्टा टी लेना पड़ेगा 25 माइनस टी नॉट, और एल प्रॉब्लम में दिया थिकनेस ऑफ द वॉल यानी 0.2। तो इसमें से तुम्हारा ये टी नॉट आ जाएगा जो भी है। थोड़े कैलकुलेशन आएंगे वहां पे, जो भी आएगा टी नॉट आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, हो जाएगा ना। नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला प्रॉब्लम रेड इस कलर। यहाँ पे दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, और उसके बाद ये दिया हुआ है यार, इसकी लेंथ 3 and 2 है, ये मतलब इतनी 3 मीटर दी है और इतनी 2 मीटर दी है। इसमें ना मटेरियल भी अलग अलग है, 200-300। ये वाला मटेरियल जो है, ये वाला मटेरियल है जिसका के है 200, और ये वाला जो मटेरियल है इसका के है 300। वही प्रॉपर उसके वही यूनिट वगैरह रहेंगे, यूजुअल यूनिट। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों तरफ सेम है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका प्रॉब्लम नहीं है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। ऐसा इन रॉड की क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म सेक्शन है, वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और अब पूछा क्या है, इसमें सारा डेटा लिख दिया मैंने, कुछ छोटा तो नहीं, 1 हो गया, के दे दिया, लेंथ दे दी अलग अलग, और 0 और वो सब दे दिया। हाँ, अब पूछा है फाइंड। फाइंड पूछ रहे के इक्विवेलेंट। दूसरा क्वेश्चन है थर्मल करंट। के इक्विवेलेंट एंड थर्मल करंट, ये दो चीजें पूछी इसमें। मतलब क्या, ध्यान देना इधर, के इक्विवेलेंट और थर्मल करंट का मतलब क्या। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत एग्जामिनेशन में दिखेगा आपको ऐसे क्वेश्चंस, पेपर सेट्स में दिखेंगे ऐसे क्वेश्चंस आपको। ये रॉड है एक पूरा, इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, नो प्रॉब्लम, बट इतनी लेंथ जो है वो उसमें अपन ने कुछ वुडल भर दिया, जैसे कूलर में डालते हैं अपन, अलग अलग मटेरियल डालते हैं, इसमें कुछ थर्माकोल डाल दिया, वुडल डाल दिया, लेकिन हीट वाला मामला है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ तो भी, यहाँ पे कॉपर का है समझो इतना रॉड, उतनी क्रॉस सेक्शन का, ये एल्यूमिनियम का है, ऐसे दो अलग अलग मटेरियल के रॉड है। इसका इतना के है, इसका इतना के, इसका के कम है, ये बहुत फास्ट हीट कंडक्शन करता है, ये ज़्यादा है इसका के। अब बोल रहे हैं कि के इक्विवेलेंट निकालो, मतलब क्या, मतलब ये दोनों के बदले अगर एक ही मटेरियल डालना होता था पूरा का पूरा 5 मीटर में, अभी ये 5 मीटर जो है ना, उसमें से 3 मीटर में एक मटेरियल डाला, 2 मीटर में दूसरा मटेरियल डाला, लेकिन पूरे के पूरे 5 मीटर में मेरे को कोई एक ही कॉमन मटेरियल डालने की जरूरत पड़ती थी, तो एक ही कोई कॉमन मटेरियल डालने की जरूरत पड़ती थी, तो उसका वो कौन से के वाला रहता था। सो दैट अभी इस प्रॉब्लम की कंडीशंस और वो कंडीशन में कोई फर्क
नहीं पड़े, यानी यहाँ से जितने फास्ट हीट कंडक्ट हो रही है उतने फास्ट यहाँ से भी कंडक्ट हो। तो ऐसा कौन सा के डालेंगे, तो के इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगर आप देखो सोचते बैठो कि इसमें बहुत अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन बिल्कुल किसी और तरीके से सॉल्व नहीं करना, इसको सिंपली अपना रेजिस्टेंस की तरह सॉल्व कर लेना। रेजिस्टेंस मतलब मान लो कि ये दो रेजिस्टेंसेस है, ये R1 वाला थर्मल रेजिस्टेंस है, या R2 वाला थर्मल रेजिस्टेंस है। तो मुझे बताओ इन दोनों का सीरीज में लगता है तो इनको क्या लिखते हो आप, R1 प्लस R2 लिखते हो। मतलब ये तुम्हारा R थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो R1 थर्मल लिखने की भी जरूरत नहीं है ऐसा सब यार, ये थर्मल वर्मल समझने की बात है। R थर्मल इक्विवेलेंट इज इक्वल R1 थर्मल प्लस R थर्मल 1 प्लस R थर्मल 2। R के फॉर्मूला डाल दो, यस, L बाई के ए, ये K1 वाला, ये K2 वाला, और ये K डैश, और ये L डैश। बस हो गया खत्म। तो इसमें आप डालेंगे 5, ये L डैश है पूरा, अपॉन ये निकालना है K डैश। एरिया तो सेम ये कट दिया, यहाँ पे L यानी 3 अपॉन ये 200 वाला K था, बराबर है, और ये 2 मीटर वाले में 300 वाला K था। R इज इक्वल R1 प्लस R2 जैसा रहता अपना सीरीज कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम रहते रेजिस्टेंस वाले, बस वैसे ही करना था इसमें। तो हो गया सॉल्व यहाँ से आपका। ये 5 बाय K डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम्हारा अगर मैं ये 600 एलसीएम लेता हूँ, 200 और 300 का एलसीएम 600, 2 3 जाए 3 9 आएगा, 2 3 जाए 3 9 आएगा, 3 2 जाए 2 2 4 आएगा। हाँ बराबर लिखा। सो 5 बाय K डैश इज इक्वल टू तुम्हारा ऊपर आएगा 13 बाय 600, तो K डैश अपॉन 5 इज इक्वल टू 600 बाई 13। सो K डैश इज इक्वल टू 600 इंटू 5 अपॉन 13, यानी K डैश इज इक्वल टू आया तुम्हारा 3000 अपॉन 13। ये आ गया तुम्हारा आंसर। इजी है। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सीरीज में लगे दोनों, ऐसा मान लो ना इसको एक रेजिस्टेंस ही समझ लेना, एक प्रकार का एक तरीके का रेजिस्टेंस ही समझ लेना इसको, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 से कर देना, और रेजिस्टेंस का फार्मूला थर्मल वाला याद कर लो, L बाई के ए। तो बस हो गया फिर तुम्हारा काम। अब क्या बोल रहे इसमें फ्लो होने वाला क्या निकालो, थर्मल करंट। अभी आपको इधर प्लीज ध्यान देना, इतना हो गया तो थर्मल करंट निकालना है, तो इन दोनों में मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, इन दोनों में लाइक Q इज इक्वल टू Q बाई टी इज इक्वल टू ये फार्मूला जो होता है जिसमें T1 माइनस T2 करना पड़ता है, बट ये पता नहीं ना यहाँ का टेम्परेचर, मुझे अभी निकालते बैठना पड़ेगा। निकाल भी सकते हैं, स्टेडी स्टेट पे जाके निकाल भी सकता हूँ मैं, दिस और दिस हीट सप्लाई इज इक्वल टू हीट लॉस। वो काहे को झंझट कर रहे हो, सीधा इसमें ही लगा दो ना, सीधा ये टेम्परेचर भी पता है और इसका पूरा K डैश भी पता हो गया, अब तो डायरेक्ट लगा दो थर्मल करंट के लिए पूरा। I थर्मल इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन R थर्मल, I थर्मल, I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन R, जैसा डेल्टा V अपॉन R रहता था अपना, वैसा डेल्टा टी अपॉन R। सो I थर्मल इज इक्वल टू डेल्टा टी, बोलो 100 माइनस 0, और ये L बाई के, कौन सा L, L डैश वाला, पूरा वाला। सो I थर्मल इज इक्वल टू 100 अपॉन L है तुम्हारे पास 5, और K डैश कितना आया नया अपना 3000 अपॉन 13 आया ना। हाँ एरिया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर कर दिया, हो जाएगा। सो I थर्मल इज इक्वल टू 100 ओके ठीक है, यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं। सो अपॉन यहाँ पे 5 है, और ये वाली टर्म को ऊपर ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे अपना आएगा
दिस अपॉन दिस। आ जाएगा जो भी है, आ जाएगा। ये 1 2 3 4, ठीक है। कितना आ रहा है 3 इंटू ये दिस, मतलब ये 30, या करो 5 2 10, 2 3 6, 6 अपॉन 13, इतना आ रहा है 6 अपॉन 13। इसमें कितना दिया है मुझे देखने तो फाइनल आंसर बुक में, इसमें दिया है आंसर, फाइनल आंसर। हाँ 650 अपॉन समथिंग, हाँ 6 अपॉन 13, 30 अपॉन 65 ऐसा आंसर दिया इसमें। 30 अपॉन 65 दिया है देते समय बुक वालों ने, सही है क्या अपना? उन्होंने 30/65 दिया है। हाँ मतलब 5 से डिवाइड करो इसको तो 5 6 जा एंड 5 13 जा, बराबर 13 5 जा 6 5 जा, सही है। यूनिट क्या लिखूं? करंट है ना, ये Q बाय टी, ये थर्मल करंट Q बाय टी, Q बाय टी। दूसरा प्रॉब्लम लिखो एक, $100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, यस ऐसा, और ये ऐसा दिया हुआ है, ऐसे। इसमें ये कोई मटेरियल है और इसमें कोई दूसरा मटेरियल है, इसका के अलग है, इसका के अलग है। एक का के 100 है, इसका के आई थिंक नहीं 400 दिया, 400 दिया हुआ है। और एरिया की बात करते हैं, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया है, दिख नहीं रहा इसमें, नहीं दिख रहा है इसे क्लियर, हाँ 2 ही है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा दिया है। और कुछ गिवन डाटा छूट गया क्या मुझे देख लेना एक बार। 100 0 हो गया, एरिया हो गया, K1 K2 हो गया, और इसकी लेंथ टोटल काम पड़ने वाला है उसमें को बाद में, इसकी 1 मीटर दी है टोटल लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक रॉड की। चलो ऐसा दिया, क्वेश्चन है फाइंड के इक्विवेलेंट एंड थर्मल करंट पूछा है कि एसओ भी पूछा है, एंड आई थर्मल, ये 2 क्वेश्चन पूछे। 2 रॉड ऐसे रखे हुए हैं जैसे दिख रहा है आपको, तो बताओ ये 2 रॉड कैसे हैं? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो लिख दो इक्वेशन फिर आर इक्विवेलेंट का, जैसे तुम्हारा रहता था पहले, जैसे ये एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस, और ये दोनों काय में है तो पैरेलल में है, पैरेलल में। देयरफॉर R1 पैरेलल टू R2 होने के कारण R पैरेलल थर्मल इज इक्वल टू R थर्मल पैरेलल इज इक्वल टू R थर्मल 1 पैरेलल R थर्मल 2। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला बोलो, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इससे सॉल्व कर डालो, हो गया क्वेश्चन। पैरेलल के लिए 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो बताओ कैसे लिखूं? 1/RP L/KA, L/K में L डैश K डैश A डैश लिख दो, जो नहीं होगा सेम होगा वो काट देंगे, बट L डैश K डैश A डैश इक्विवेलेंट है ये। इसमें L/KA 1 1 1
इसमें L बाय के ए 222 बस हो गया। डालो अब अपनी वैल्यू, खत्म करो क्वेश्चन को। ये के डैश ए डैश बाई एल डैश ऊपर जाएगा, ये K1 A1 बाई L1 नीचे आएगा, ये K2 A2 बाई L2 नीचे आएगा, ये ऐसा ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इसमें सबके लिए क्या सेम था? लेंथ लेंथ लेंथ, क्योंकि ये इसकी भी लेंथ उतनी है, इस मेटल की भी लेंथ उतनी है, और टोटल रॉड की लेंथ भी उतनी रहने वाली। तो लेंथ को काट दिया तो सिंपल सा फार्मूला बन जाता है इसमें, K1 K डैश A डैश इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2, सिंपल सा। तो K डैश एरिया बताओ, A डैश 3, क्योंकि देखो यार इसका 1 सेंटीमीटर इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दोनों मिलाकर एक अगर हो गया, मतलब ऐसा एक रॉड है छोटा सा ऐसा स्क्वायर शेप का, और इसके नीचे थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर शेप का रॉड है, तो ये सब मिलाकर ज़्यादा हो जाएगा, इतना एरिया हो जाएगा इसका, इतना एरिया हो जाएगा। तो एरिया मैंने वो 1 + 2 3 हो जाएगा, बट इसमें ना 3 × 10⁻⁴ लिखो। हियर ए डैश की वैल्यू आएगी A1 + A2 जितनी, मतलब 1 + 2 मतलब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और इक्वल टू K1 दिया था 100 इंटू 1 × 10⁻⁴ प्लस K2 दिया था 200 इंटू 2 × 10⁻⁴ माइनस, क्यों सही लिखा नहीं? क्या हो गया? हाँ अच्छा 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 K2, हाँ सॉरी K2 मैंने 200 ले लिया, गलत है। हो गया, कैलकुलेशन काटो, 4 4 4 काटो यहाँ से, फिर ये 3K डैश आ गया इज इक्वल टू ये 100 आ गया प्लस ये 800 आ गया, ये तो हो गया भैया K डैश इज इक्वल टू 900/3 आ गया इक्विवेलेंट के। इजी क्वेश्चन रहते हैं ये वाले, बस एक बार मेथड जिसको मालूम है तो इजी कर पाएगा इस क्वेश्चन को। थर्मल करंट निकाल लो। नाउ आई थर्मल इज इक्वल टू वही ΔT/R थर्मल। ΔT यानी पूरा यहां से वहां तक का कितना, मतलब 100 - 0 अपॉन R थर्मल यानी L/K। कौन सा L/K? पूरा वाला। तो 100/L पूरा कितना है? 1 मीटर दिया था ना मैंने, 1, और पूरा K डैश कितना है अभी 300, और फिर इनटू A डैश 3 × 10⁻⁻। तो इसका आ जाएगा तुम्हारा 100 × 300 इंटू 3 × 10⁻⁴ अपॉन 1, 1 2 3 4 खत्म, ये आ गया 9 जूल पर से। ऐसे दिया रहता। एरिया अलग अलग है कि सेम है, देखने दो। एरिया इसका है, एक का है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सबका ही 10 है। मतलब थोड़ा सा एरिया मेंटेन करके चलना पड़ेगा यार, ये कैसा करे अभी, ऐसा ही दिखाना पड़ेगा। ऐसे दिया 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर बराबर नहीं, ये 1 मीटर
ये भी 1 मीटर, ये 2 मीटर, ऐसे डायग्राम दी रहती है। इसमें बाकी यहाँ पर दिया है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और दिया हुआ यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है कि ये 25 डिग्री सेल्सियस। ये स्टेडी स्टेट रीच करने के बाद वाले उनके टेम्परेचर दिए हैं। इसमें जो मटेरियल है, इसमें मटेरियल है, मटेरियल को लेके बता देता हूँ क्या है। तो इसमें जो मटेरियल है वो अलग है, और वो जो बाकी दो है ना बचे हुए, उनको मटेरियल उनका सेम है। इसमें मटेरियल, ये सेम मटेरियल के कनेक्टेड रॉड है, तो इनका के जो है, इनका K2 और इसका K3 जो है वो है दिया हुआ, वो दिया है 2 दिया हुआ है। इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, और इसका जो K है वो दिया है 1.5, ऐसा दिया है। ओके, और एरिया की वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सभी जगह पे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस हो गया। अब करना क्या है, फाइन, तो यहाँ का जो जॉइंट जंक्शन, फाइन टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, मतलब ये जंक्शन जो है, जंक्शन ऑफ दिस 3 रॉड, ये जंक्शन जो है, मतलब उसको लेट इट बी T0, उसका नाम रख देता हूँ मैं T0, दैट इज T0। T0 मुझे फाइंड करना है। ऐसा है सिंपल, ऐसे कुछ बनाया हुआ है, कॉम्बिनेशन है ऐसा। बस यहाँ से हिट देना चालू कर दिया 100, तो इधर 0 पहुँच गई बोलते हैं, और इधर 25 पहुँच गई। तो अगर ये स्टेडी स्टेट टेम्परेचर दिए तो यहाँ का टेम्परेचर कितना रहा होगा। तो इसका सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जैसा इसको सॉल्व करो। इसका रेजिस्टेंस R1 मान लो, इसका R2 मान लो, इसका R3 मान लो। मतलब मेरी डायग्राम सिंपल ऐसे बनेगी, R1 R2 और ये R3। इससे जाएगा करंट I, इससे जाएगा अगर I1 मान लो, इसमें जाएगा जो, और इसमें, तो बताओ क्या फार्मूला है। किरचॉफ्स करंट लॉ, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू, हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या लिखो आगे बताओ। कर दिया क्या, करो, खत्म करो। इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सॉल्यूशन में, बोलो ये I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 जो आया था डेल्टा T बाई R1, ये डेल्टा T बाई R2 एंड डेल्टा T बाई R3 में। बताओ पहला वाला डेल्टा, डायरेक्ट वैल्यू लिखो यार, मैं भी नहीं तो चलो ठीक है यार। डेल्टा T अपॉन L बाई K, सही है ना, इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन L बाई K, डेल्टा T अपॉन L बाई K। ये 1 1 1, ये 2 2 2, ये 3 3 3, ये 1 वाला डिफरेंस, ये 2 वाला डिफरेंस, ये 3 वाला डिफरेंस। कुछ भी नहीं, एकदम इजी है। बताओ क्या क्या वैल्यू डालो फटाफट बताओ अभी इसमें, बताओ। 100 माइनस 0, नहीं 0 कहाँ से आ गया, T0, 100 माइनस T0, यहाँ से आया था कितना, 100 माइनस T0 अपॉन L वगैरह डायरेक्ट बताओ मेरे को। L यानी 1 है, और अपॉन K यानी 1.5 है, और एरिया जो है वो 10 रहने दो सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सब में ही आने वाला है, तो यूनिट कटने वाला है, कि कन्वर्ट करके भी तो कटेगा ही कटेगा। अगर मैं -10⁴ लिखता हूँ तो भी कटने ही वाला है। थैंक यू मैडम, आ गई शक्ति। हाँ ठीक है, लिखो। इसको ही करो। दूसरा T2 वाला किधर, वो उधर ऊपर वाला ले लो, T0 माइनस 0 लिखो। इसमें T0 से लेके 0 तक पहुंचना है, अपॉन में वो भी 1 इंच है, उसका K 2 है, और उसका एरिया भी 10 ही है, प्लस नीचे T0 माइनस 25, T0 माइनस 25,
एल उसका 2 है और उसका के 2 है, उसका एरिया 10 है। कर डालो सॉल्व अभी। माइनस सी नॉट इंटू ये जाएगा ऊपर, ये 15 इज इक्वल टू टी नॉट माइनस 0 यानी टी नॉट ही है, ये जाएगा 20 ऊपर, प्लस ये टी नॉट माइनस 25 है इंटू ये जाएगा 2 कैंसिल हो गया 10 ऊपर, हो जाएगा सॉल्व। 1500 एक काम करो काट देते हैं सबको, 5 3 जा 5 4 जा एंड 5 2 जा। 300 माइनस 3 टी नॉट इज इक्वल टू 4 टी नॉट प्लस 2 टी नॉट माइनस 50। सो ये 3 टी नॉट 2 टी नॉट यानी 5 टी नॉट माइनस 50 और 300 माइनस 3 टी नॉट यानी 8 टी नॉट, ये 3 इधर गया तो 300 प्लस 50 यानी 350। बराबर लिखा ना सब, देखो यार। सही आ रहा है ना? आपका कितना आ रहा है फाइनल, देखो ना। स्टेप्स ऐसा। नाइन 3 से 27 आएगा, 27 प्लस 8 56 हो जाएगा, 880 आएगा। 9 8 जा 72 आएगा, अगेन 9 8 जा 72 आएगा, 9 8 जा 72। 9 8 72 38 पॉइंट समथिंग समथिंग। वाटर दिया है, दूसरे कंटेनर में 0 डिग्री सेल्सियस आइस दिया हुआ है ऐसा। दोनों के बीच में एक कंडक्टर लगा हुआ है जिसकी कंडक्टिविटी वगैरह बता देता हूँ। इसकी लेंथ है 1 मीटर, एरिया 2 मीटर स्क्वायर। लेंथ 1 मीटर, एरिया 2 मीटर स्क्वायर एंड के इसका है दिया हुआ 3 और LF दिया हुआ है 3.33 10 to the power 5 जूल पर kg LF। और क्वेश्चन है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ आइस मेल्टिंग पर यूनिट टाइम। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ आइस मेल्टिंग पर यूनिट टाइम पूछ रहे हैं। मतलब इधर 100 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर है, उबलता हुआ पानी है, और उधर 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, दोनों के बीच में एक रॉड जोड़ दिया, दोनों के बीच में एक रॉड जोड़ दिया। तो क्या पूछ रहे हैं? फाइंड क्वांटिटी ऑफ आइस मेल्टिंग पर यूनिट टाइम। सोचो थोड़ा सा प्रॉब्लम के ऊपर। देखिए आइस पर सेकंड में कितना मेल्ट होगा, कितना क्वांटिटी मेल्ट होगी आइस की पर सेकंड। तो कितनी मेल्ट होगी? जितनी उसको हीट पहुंच पाएगी पर सेकंड।
आइस पर सेकंड में उतना ही मेल्ट होगा ना जितनी उसको ये गर्म पानी की हीट उसको पहुंच पाएगी। तो यहां से हीट इधर पहुंचने वाली है। पूछा क्या, आइस मेल्टिंग पर यूनिट टाइम, मतलब मास ऑफ आइस मेल्टिंग पर, ऐसा ही मतलब हो गया ना इसका, मास ऑफ आइस मेल्टिंग पर सेकंड। तो भैया वो मास ऑफ आइस मेल्टिंग पर सेकंड कितना रहेगा, जितना हीट पर सेकंड पहुंचेगी, मतलब जितना Q/T रहेगा, हीट कंडक्टेड पर सेकंड, इस आइस में जितनी हीट पर सेकंड जाएगी उतना ही वो आइस मेल्ट होता जाएगा पर सेकंड में। तो Q/T निकालना है, बस Q/T निकाल। Q/T का आपको फॉर्मूला पता है, Q/T इज इक्वल टू क्या, K A डेल्टा T अपॉन L। तो चलो K दिया हुआ है 3, एरिया दिया हुआ है 2 मीटर में 6 बार, तो बढ़िया, 100 माइनस 0 ये भी दिया हुआ है, अपॉन लेंथ यहां से यहां तक 1 मीटर दी है। आ गया तुम्हारा Q/T 3 to the 6 यानी 600 जूल पर सेकंड, है ना। पर सेकंड इतनी हीट पहुंच रही है, तो फिर पर सेकंड आइस कितना मेल्ट होगा, नहीं बेटा, ms डेल्टा टी कब चलता है, ms डेल्टा टी कब तक चलता है पता है क्या, जब तक डेल्टा टी चलता है। जैसा कि पानी है, ये ठंडा पानी है, 20 डिग्री सेल्सियस अपना गर्म करने के लिए रखा अपन ने गैस के ऊपर, तो 20 डिग्री सेल्सियस 21, 22, 23 थर्मामीटर टेम्परेचर दिखाएगा, तब चलता है ms डेल्टा टी। लेकिन आइस का मेल्टिंग प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस इज और बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो आइसोथर्मल प्रोसेस पे। क्या, जब वाटर बॉयल होने लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स हो जाता है थर्मामीटर में, और जब आइस मेल्ट होने लगता है, आइस जब मेल्ट होने लगता है तो 0 डिग्री ही रहता है जब तक पूरा नहीं मेल्ट हो जाता, क्योंकि जो दी गई हीट है काय में चली जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं, स्टेट कन्वर्जन में, स्टेट कन्वर्ट करने में जाती है। तो आइस का मेल्टिंग होना या वाटर का बॉइलिंग होना कौन से प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। उस वक्त उसकी स्पेसिफिक हीट क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T, मतलब स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला Q अपॉन m डेल्टा T। चाहे कितनी भी हीट देते रहो, टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब स्पेसिफिक हीट उसकी कितनी बन जाती है, इनफाइनाइट। सो आइसोथर्मल प्रोसेस जो भी रहे, कोई मेल्टिंग ऑफ आइस या बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कितनी क्वेश्चन पूछे तो उसका इनफाइनाइट आंसर लिखना है, वो भी याद हो, दैट इज अनदर पार्ट। अब अपने को ये नहीं चलेगा बेटा, यहाँ पे ये नहीं चलेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता क्या इसके मेल्टिंग करते वक्त, नहीं होता। कौन सा फार्मूला चलता है, ml, स्टेट कन्वर्जन वाला फार्मूला बोलते हैं। स्टेट कन्वर्जन वाला फार्मूला ये इसकी तरफ ध्यान नहीं गया तुम्हारा, ये डाटा काय के लिए दिया होगा। दिस कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सॉरी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब क्या, व्हाट इज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये 3.33 10 to the power 5 जूल पर kg दी हुए, ओके। इसी की वैल्यू लैटेंट हीट फ्यूजन की 80 किलो कैलोरी पर kg भी रहती है, किलो कैलोरी में लिखोगे तो ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए पूरी तरीके से, और उसका क्या बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए, 1 किलो आइस का पूरा वाटर बनाने के लिए मुझे कितनी हीट लगती है, इतनी हीट लगती है, ऐसा उसका मतलब है। यानी ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, 3.33 10 to the power 5 जूल पर kg का मतलब क्या होता है कि 3.33 10 to the power 5 जूल, इतनी हीट से हम 1 kg आइस को मेल्ट करके 1 kg आइस को काय में, वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा उसका मतलब। तो फिर मैं कितना दे रहा हूं पर सेकंड, मैं 600 दे रहा हूं, तो फिर 600 जूल हीट देने से मेरा कितना मास ऑफ आइस मेल्ट होगा, कितना मास ऑफ आइस मेल्ट होके वाटर बनेगा। तो बताओ इतने जूल में इतना, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेटा इतने जूल में इतना आइस मेल्ट होता है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ही क्या होता है बोलो, मतलब इतने जूल में इतना 1 kg, इतने जूल में 1 kg, तो इतने जूल में कितना kg, मतलब कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस। देयरफॉर मास आइस मेल्ट कितना होगा,
600 इंटू 1/3.33 10 to the power 5, इतना। तो वॉट एवर इसका फाइनल 1.8 ग्राम में दिया है बुक में, आ जाएगा ना, मतलब ग्राम में इतना आ जाएगा। अब ये जो मास ऑफ आइस मेल्ट है ना, उसको आप ऐसा भी निकाल सकते हो, कभी भी निकालना रहा तो। ये जो तुम्हारा Q/T आता है ना, Q/T का आंसर, उसी के साथ ना ml कंपेयर कर देना तो भी आ जाएगा तुम्हारा। ये इतने जूल के लिए इतना केजी, तो इतने जूल के लिए कितना केजी, ऐसे यूनिटरी मेथड से ना लिखते हुए इतने जूल के लिए 1 केजी, तो 600 जूल के लिए कितना केजी, ऐसा ही किया ना हमने। ऐसा ना लिखते हुए डायरेक्ट जो Q/T का आंसर आया ना, उसको ml के साथ कंपेयर कर देना। तो देखो क्या आएगा, इससे भी क्या आएगा, देखो ये आया था तुम्हारा 600, ये मास निकालना है और इंटू एल आपको दिया हुआ है, तो m का आंसर आ जाएगा 600/L, मतलब 600 वही L यानी 3.33 10 to the power 5, वही तो आया ना, देखो वही कैलकुलेशन। Q इज इक्वल टू ml फार्मूला है वैसे भी। और इस पे का एक लास्ट प्रॉब्लम, फिर खत्म, उसके बाद वो प्रॉब्लम छोटा सा ही है, ये समझ गया तो उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ऐसे ही छोटा सा प्रॉब्लम है। वैल्यूज में लिख देता पहले। एक तरफ से 2 मीटर है, दूसरे तरफ से डिस्टेंस छोड़ा हुआ है 8 मीटर और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। ऐसा है, यहाँ पे एक तरफ से 2 मीटर है, एक तरफ से 8 मीटर है, यहाँ पे एक फ्लेम लगाई हुई है और यहाँ का टेम्परेचर बोल रहे हैं कांस्टेंट इतना मेंटेन हुए जा रहा है 200 डिग्री सेल्सियस। इसका LF और LV दिया हुआ है 3.33 10 to the power 5 जूल पर केजी, और ये 22.6 10 to the power 5 जूल पर केजी, ये वैल्यूज दी हुई है। इस LF और LV दिया हुआ है और ये बराबर ऐसी ही डायग्राम है, इधर से 2 मीटर उधर से 8 मीटर भी सही है ये। और आखिरी में पूछा क्या है, देख बता देता हूँ, इसे पूछा क्या है, पूछ रहे हैं फाइंड रेशियो ऑफ मास ऑफ आइस मेल्टिंग पर सेकंड टू mass of water boiling per second। मतलब हर एक सेकंड में आइस मेल्ट हो ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ की हीट देखो आइस की तरफ भी जा ही रहेंगी, तो धीरे धीरे आइस का पानी बन रहा होगा, और एट द सेम टाइम ये हीट इधर भी जा रहेंगी, तो धीरे धीरे क्या वाटर की बॉइलिंग प्रोसेस भी शुरू होगी। तो हर एक सेकंड में मास ऑफ आइस मेल्टिंग एंड मास ऑफ वाटर बॉइलिंग का रेशियो निकालना है इनका। बट आपको ना यहाँ पे ये जो निकालना है, जो कैलकुलेट जो चीज करनी है, उसका फार्मूला मुझे कौन बताएगा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो। बताओ, मास ऑफ आइस मेल्टिंग पर सेकंड मुझे निकालना है, तो यहाँ पे देखो अभी अभी आपने देखा Q/T इज इक्वल अपन क्या कर सकते हैं ml, तो आइस के लिए मैं Q/T की जगह क्या लिखूंगा, m आइस मेल्टेड LF, और ये वाटर बॉइलिंग के प्रोसीजर के लिए मैं क्या लिखूंगा, Q/T इज इक्वल टू ml में क्या वाटर मेल्टिंग और ये LV लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऐसा लिखूंगा। मतलब मुझे ये Q/T इज इक्वल टू ऐसे दोनों फार्मूले बनाने पड़ेंगे, और दो फार्मूले बना के आपको क्या ना दिस अपॉन दिस कर देना है, दिस अपॉन दिस कर देना है। तो चलो यहाँ पे अपन यहाँ पे साइड में लिख लेते, सीधा कैलकुलेशन ही आ जाएगा इसका। ये फार्मूले आप लिख लो, ये दो फार्मूले लिख लो पहले, आइस के लिए ये फार्मूला लिख लो, वाटर के लिए फार्मूला लिख लो। जितना हीट पर सेकंड जाएगा उतना ही वाटर मेल्ट होगा, उतना वाटर बॉईल होगा, जितना हीट पर सेकंड इधर जाएगा उतना ही आइस मेल्ट होगा। तो पहले लिखो Q/T इज इक्वल टू mLF, और Q/T फॉर वाटर के लिए mLV, एंड देन इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कर दो। इज इक्वल टू Q/T
अपॉन इसमें जाने से और आइस का मेल्टिंग ऑफ B2C जाने से, B A और ये C, B2A और B2C, आइस की तरफ जाने वाले B2C, वाटर की तरफ B2A। चलो ये यहाँ पे अभी लिखो बराबर, क्या क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ आइस इनटू LF दिया हुआ है ना प्रॉब्लम में, कितना है, M वाटर इक्वल टू, अब अपने फार्मूले लिखो इसके, Q का फार्मूला, Q बाई टी का फार्मूला क्या लिखते हैं, के ए डेल्टा टी अपॉन बाय एल, और ये भी के ए डेल्टा टी बाय एल। ये इसको मान लो कि L1 बोल दो, इसको L2 बोल दो, इसका K1 K2 अलग अलग है, एरिया तो दोनों का A1 A2 लिखो फिलहाल, बाद में देखते क्या क्या कटेगा इसमें का, एरिया कटेगा, सेमी रॉड है, इसका K1 बताओ, इधर आ जाएगा M आइस अपॉन M वाटर इज इक्वल टू, बोलो यहाँ पे K1, हाँ दिया नहीं है, एक ही मटेरियल, अच्छा मटेरियल में एक ही होगा इसलिए K नहीं दिया होगा, क्योंकि मटेरियल सेम होगा ये पूरा का पूरा, नहीं तो K दिया रहता था, सिर्फ इसके लेंथ के हिस्से कर दिए इसने, ये 2 और ये 8, लेकिन मटेरियल सेम होगा, मतलब यहाँ पे आपका K कट जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम दिया होगा। टेम्परेचर डिफरेंस बताओ, ये किधर जा रहे हैं, B2C, इधर टेम्परेचर डिफरेंस, तो 200 माइनस 0 और लेंथ 8 और नीचे 200 माइनस 100 अपॉन लेंथ 2, और ये वाला ऊपर ले लो इधर और ये नीचे ले लो, 22.6 10⁵ काटो, और अपॉन ये आएगा कितना, चलो ऐसा वाला, M आइस अपॉन M वाटर इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है ऊपर 200 अपॉन 8, और ये आ रहा है तुम्हारा 100 अपॉन 2, कितना आ रहा है, ये 2 4 सा हो गया, ये 100 ये 2 सा हो गया, मतलब 2/4 आ रहा है, ठीक है, 4, ये 100 2 सा आ गया, और ये 2 4 जाएगा, 2/4 है बराबर है, फिर ये आ गया 2, इतना आ रहा है, तो इसमें कैसा फ्रैक्शन में आ रहा है अपना, बट उसमें कुछ लाइक 111 आ रहा है, तो 3 3 सा 9, 3 3 सा 9 या 3 4 सा 12, क्या कैसे ऑप्शन आंसर्स दिए थे, तो हाँ पॉइंट में ही दिए हुए, ऐसा राउंड फिगर है 3 पॉइंट, हाँ 39 4 कर दूँ, ऐसा आएगा रेशो।